अध्याय 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके बारे में आप लोगों ने इस पाठ से संबंधित बंध को पढ़ा है। रासायनिक बंध को, रासायनिक बंध से अणुओं का बनना आपने पढ़ा है। अणु बनने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा। संयोजकता बंध सिद्धांत में आपने पढ़ा है कि कैसे आपका संयोजकता कोश, परमाणु में संयोजकता कोश होता है, वह क्या करता है, किसी अन्य परमाणु के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है या इलेक्ट्रॉन का देकर या लेकर बंध बनाता है। इसमें आपने अतिव्यापन को भी पढ़ा था। अतिव्यापन 3 तरह का आपने पढ़ा था, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन में आपने 2 प्रकार पढ़ा था। पहला पढ़ा था आपने समाक्ष अतिव्यापन, जिसमें अक्षीय अतिव्यापन होता है कक्षकों का और सिग्मा बंध बनता है, और दूसरा आपने पढ़ा था पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, जिसमें साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे से वो पार्श्व रूप से मिले थे और पाई बंध बनता है। हमने अभी तक एक चर्चा की है, उसमें ये बोला है कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में होते हैं उतना ही उस परमाणु का संयोजकता होता है। जैसे उदाहरण के लिए बेरिलियम को लेते हैं तो बेरिलियम के परमाणु क्रमांक को देखिए, परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिलता है 1s2 2s2। आप खुद सोचिए, बेरिलियम है, इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है। अगर हम इसको 1s का मानते हैं और इसको 2s का मानते हैं तो आप बताइए कहीं यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें अतिव्यापन नहीं होना चाहिए। हमने अतिव्यापन के लिए क्या शर्त बोला था कि कक्षकों में अतिव्यापन जो होता है उसके पास आधे भरे हुए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसकी संयोजकता, किसकी संयोजकता, बेरिलियम की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका कोई भी कक्षक है वो अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा। उसी तरह से हम बोरान की बात करते हैं तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s2 2 2 4 2p1। इसके अंतिम कक्ष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 और 1 3। 3 में से 2 तो युग्मित होंगे जो s में है, और एक ही ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो p कक्षक में है और अयुग्मित होगा। तो इसकी संयोजकता आप बोलोगे कितना होना चाहिए, अतिव्यापन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए। आपका संयोजकता देखते हैं तो बेरिलियम का होना चाहिए 0 और बोरान का होना चाहिए कितना, 1। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो हम 1s2 2s2 2p 6 है, 2 2 4 2px में 1 होता है, 2py में 1 होता है, और 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0। तो आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ही अयुग्मित दिख रहे हैं, जो कि एक x में है, px में, और दूसरा कैसा है, py में। तो इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन इन सभी परमाणुओं का इस संयोजकता से भी अधिक संयोजकता देखा गया है। जैसे हमने अभी बोला बेरिलियम की संयोजकता 0 है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बेरिलियम है वो BeCl2 नाम का एक अणु बेरिलियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे आप देखिए कि क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 2, मतलब बेरिलियम की संयोजकता कितनी दिख रही है, 2। आखिर ये 2 संयोजकता अतिव्यापन से होती, चूंकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 संयोजकता कैसे देखने को मिल रहा है। अगर हम बोरान की बात करते हैं तो बोरान बनाता है नया यौगिक
बोरान ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे देखिए इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है, जबकि इसमें होना कितना था, 1। किस नियम से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो अतिव्यापन नियम है उसमें से इसकी संयोजकता केवल 1 होना था, लेकिन हमको कितना दिख रहा है इस अणु में, इसकी संयोजकता 3 दिख रही है। उसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन आप सबको मालूम होगा 4 संयोजकता दिखाता है और क्या बनाता है, मीथेन बना रहा है। अब यहाँ पे इसकी संयोजकता 2 होना था, लेकिन इसमें हमको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो आखिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश में जितने है उससे भी ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, उसकी संयोजकता। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसके लिए फिर वैज्ञानिकों ने एक नई अवधारणा को जन्म दिया, और उसी अवधारणा को हम क्या कहते हैं, संकरण। संकरण एक मात्र कल्पना है। संकरण एक ऐसी अवधारणा है, एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका उपयोग वैज्ञानिकों ने तब किया जब वो कुछ अणुओं के बनने को उनकी संयोजकता के आधार पर नहीं समझा पा रहे थे। तब उन्होंने किस परिकल्पना को नया जन्म दिया, संकरण। अब ये संकरण क्या परिभाषा है या क्या अवधारणा है, तो वैज्ञानिकों ने बोला कि जो अगर हम बेरिलियम को देखें तो 2s है यहाँ पे, इसके बाद जो खाली कक्षक होगा आपको मालूम होगा 2s के बाद कौन सा खाली कक्षक होगा, इसमें 2p। पहली कक्षा में s भी होता है और s दूसरी कक्षा में s के साथ क्या होता है आपका p किस अवस्था में है, 2p अवस्था में 0 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे हमने बोला अभी बेरिलियम की संयोजकता कितनी है, 0। यहाँ पे खाली कक्षक क्या अभी भी उपस्थित है, 2p कक्षक है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर बेरिलियम को कहीं से कुछ ऊर्जा मिल जाए तो जो s कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और अगली कक्षा में कूद जाते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2s में था, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद गया है, px 2px में। और इस तरह से अब आप देखिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 संयोजकता यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। तो क्या अब बेरिलियम क्लोराइड बन सकता है, बेरिलियम क्लोराइड बन सकता है। तो संकरण एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें यह माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित अवस्था में है, अगर उनको कहीं से ऊर्जा मिल जाती है और बाद के कक्षक खाली हैं, तो इलेक्ट्रॉन उन खाली कक्षकों में चले जाते हैं, जिससे उस परमाणु की संयोजकता अब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम सबसे पहले संकरण की परिभाषा देखते हैं। किसकी परिभाषा, संकरण की परिभाषा। मैंने एक उदाहरण लिखा है बेरिलियम का, 1s 2s 2 1s 2s 2 इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और 2p 0। संकरण की परिभाषा ध्यान से सुनिए। बेरिलियम एक ही परमाणु है, अलग अलग परमाणु है क्या, बेरिलियम एक परमाणु है। इसके कई कक्षक हैं, इसकी कक्षा 2 है, पहला और दूसरा, दूसरी में कई कक्षक हैं। तो जब असमान आकृति, s की आकृति अलग होती है सबको मालूम है, p की आकृति भी अलग होती है, s गोली होता है और p कैसा होता है, डमरू के आकार आकृति का होता है। जब असमान आकृति और असमान ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा में अंतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। परिभाषा सुन लीजिए, जब किसी
एक परमाणु, परमाणु भी कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब किसी एक परमाणु के असमान आकृति एवं असमान ना बोल के यहाँ पे 1s के साथ 2s नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा में बहुत अंतर है। 2s के साथ 2p जुड़ सकता है क्योंकि दोनों एक ही कक्षा में है, दूसरी कक्षा है कि नहीं। 2 लिखा है सामने मतलब वो उसकी कक्षा है, तो इनकी ऊर्जा कैसी है, लगभग समान है। तो जब किसी एक परमाणु की असमान आकृति, जैसे S का आकृति अलग है और P का आकृति अलग है, एवं लगभग, लगभग इसलिए बोला है क्योंकि कक्षा एक ही है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिश्रित होकर, मिश्रित होने का मतलब होता है एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिश्रित होकर उतनी ही, जितने मिले हैं उतनी ही संख्या में समान आकृति। अब असमान से आकृति मिलने के बाद कैसी हो गई है, समान, समान आकृति एवं समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं। तो इस घटना को संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और नए बने कक्षक को संकृत कक्षक कहते हैं। परिभाषा फिर से देख लीजिए। हमने परिभाषा में क्या बोला, जब किसी एक परमाणु, परमाणु अलग नहीं होना चाहिए, एक ही है, जैसे आपका बेरिलियम का एक ही परमाणु है। जब किसी एक परमाणु के असमान आकृति, S भी हो सकता है, P भी हो सकता है और यह D भी हो सकता है, असमान आकृति एवं लगभग समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा का मतलब है एक कक्षक पहला है तो दूसरे या तीसरे के साथ वो संकरण नहीं करेगा, दूसरी कक्षा के साथ वो संकरण नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की ऊर्जाओं में बहुत अंतर होता है। पहली कक्षा का जो कक्षक है ऐसी होता है, वो संकरण नहीं करेगा दूसरे के साथ, दूसरी कक्षा के साथ। 2s 2p के साथ कर सकता है, 3s 3p के साथ या 3d के साथ कर सकता है, लेकिन 3s है वो 2s के साथ या 1s के साथ संकरण नहीं करेगा, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं में बहुत अधिक अंतर होगा। तो ऊर्जा कैसे अंतर होना चाहिए, लगभग समान ऊर्जा, बहुत अधिक अंतर उसमें नहीं होना चाहिए। लगभग है मतलब बहुत एक दूसरे के लगभग पास है। समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिश्रित होकर जितने मिले हैं उतनी ही संख्या में
अब यहाँ पे नया शब्द आया है, असमान से आकृति कैसी हो गई? समान आकृति एवं समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं। इस घटना को हम संकरण कहते हैं और नए बने कक्षक को हम क्या कहते हैं? संकरित कक्षक या हाइब्रिड कक्षक कहते हैं। अब उसका अपना अस्तित्व खो जाता है। जैसे 2s और 2p अगर मिल जाएंगे तो कितना है? हमने बोला ये उत्तेजित होकर इसमें चले जाएगा। ये इसकी आद्य अवस्था थी। आद्य अवस्था बेरिलियम का आद्य यानी मूल अवस्था होता है। इसी को हम बोलते हैं मूल अवस्था या इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। 1s 2 था और 2s कैसा था? 2 था। 1s 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये उत्तेजित होता है, उत्तेजित अवस्था में 1s का इलेक्ट्रॉन वैसा ही रहेगा, लेकिन 2s का इलेक्ट्रॉन कूदकर 2p में चला जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इस अवस्था को हम बोलते हैं इसकी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था के बाद इसकी तीसरी अवस्था होती है संकरित अवस्था। इसमें ये दोनों कक्षक आपस में बिल्कुल मिल जाएंगे। कौन कौन से कक्षक? 2s और ये हो गया आपका 2s और ये हो गया 2p। अब हम इसको s 2s या 2p नहीं बोल रहे हैं, हम सीधा क्या बोल रहे हैं इसको? sp। इसलिए हम इसके आकार को देखें तो अभी हमने देखा कि s गोल था, p कैसा होता है? डमरू के आकार का, आकृति का। लेकिन जैसे ही s और p आपस में मिलते हैं तो s अपना गोलीय आकृति छोड़ देता है, p अपना डमरू का शेप छोड़ देता है। यहाँ पे कितने कक्षक मिल रहे हैं? ये पहला है और ये दूसरा। तो कितने नए कक्षक बनेंगे? उतनी ही संख्या में, मतलब 2 नए कक्षक बनेंगे। जैसे आपका हुआ, ये हुआ पहला कक्षक, इसको ना मैं s नाम दूंगी ना p नाम दूंगी, जो कि संकरण sp था, इसलिए अब हम इसको क्या बोलेंगे? sp संकरित कक्षक। और दूसरा कक्षक इसी तरह का फिर से एक आकृति का होगा, जिसमें एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। इन दोनों आकृति से ये दोनों आकृति समान है। इसमें ये गोल था और ये डमरू के शेप का था। इसमें आप देखिए दोनों का आकृति कैसा हो गया है? समान। मैं इसको s भी नहीं बोल रही हूँ, ना मैं इसको p भी नहीं बोल रही, मैं सीधे दोनों को क्या बोल रही? ये भी sp संकरित कक्षक है और ये भी क्या है? sp। 2 कक्षक मिले थे तो 2 ही sp कक्षक बने हैं कि 3 बना है? 3 नहीं बना है, 2 मिला है तो 2 ही बनेंगे। दोनों की आकृति भी समान होगी, दोनों की ऊर्जा भी। आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोटिस किया होगा, मैंने जब इसको बनाया है तो एक लोब बड़ा बनाया है और दूसरा लोब छोटा बनाया है। इसका कारण सुन लीजिए। जो बड़ा लोब होता है इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व एक तरफ बढ़ जाता है, और छोटा लोब है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। इस तरह से संकरित कक्षक में हमेशा एक लोब बड़ा होता है और दूसरा लोब कैसा होता है? छोटा होता है। बड़ा लोब का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, और छोटे लोब का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है। अगला हम लेते हैं फिर से परिभाषा। जब किसी एक परमाणु के असमान आकृति एवं लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में समान आकृति एवं समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं तो इस घटना को हम संकरण कहते हैं, और जो नए कक्षक बने हैं हम उसको संकरित कक्षक कहते हैं। अगला हम लेते हैं संकरण के प्रकार।
प्रकार बताने से पहले मैं उसके कुछ नियम बता देती हूँ। संकरण के कुछ नियम भी हैं। संकरण के नियम जो हैं वो बहुत सारे बातों का पालन करते हैं। पहला, अगला हम देखते हैं संकरण के नियम। संकरण के बहुत सारे नियम हैं, जिस नियम के आधार पर आपका कक्षक है वो आपस में मिश्रित होकर नए कक्षक को बनाते हैं। नए कक्षक से फिर नए अणु का निर्माण होता है। इसमें पहला नियम देखिए, एक ही परमाणु के कक्षकों में संकरण होता है। जब मैंने आपको परिभाषा लिखाया था उसी समय पहला ही शब्द लिखाया था, एक ही परमाणु के कक्षक आपस में भाग लेते हैं। किसमें? संकरण की क्रिया में या संकरण की अवधारणा में। दूसरा आपका नियम था कि संकरण जो होता है उनमें जो मिलने वाले कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? लगभग समान होनी चाहिए। कहने का मतलब 2s है वो 2p के साथ ही संकरण करेगा, 3s या 3d के साथ संकरण नहीं करेगा। पहला नियम फिर से क्या होना चाहिए? पहले नियम के अनुसार संकरण है केवल एक परमाणु में होता है, अलग अलग परमाणु संकरण में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, हमने परिभाषा में ही आपको लिखाया था कि उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और तीसरा होता है उनकी आकृति अलग अलग हो सकती है। S अलग आकार का आकृति का हो सकता है, P की आकृति अलग हो सकती है, D भी मिश्रित हो सकता है, D की आकृति भी अलग हो सकती है, लेकिन इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगला नियम है चौथा, जितने संख्या में कक्षक मिश्रित होते हैं, मान लीजिए 2 कक्षक मिश्रित हो रहा है, एक S और P, तो नया जो संकृत कक्षक होगा वो भी 2 ही बनेगा, 3 नहीं बनेगा। अगर 4 कक्षक मिश्रित हो रहे हैं, S का 1, P के 3, तो 4 नए संकृत कक्षक बनेंगे। अलग अलग नहीं होंगे, उनकी आकृति भी समान होगी और उनका ऊर्जा भी लगभग समान होगा। तो हमने नियम में ही आपको लिखा दिया है, नियम परिभाषा में ही, कि उनकी आकृति भी समान होती है, ऊर्जा भी समान होती है। जितनी संख्या में वो मिश्रित होते हैं उतनी ही संख्या में बनते हैं। इसके पहले जब मैंने आपको अतिव्यापन पढ़ाया था उस समय आप ध्यान दिए होंगे, मैंने एक चीज बताया था आपको कि अतिव्यापन में वो कक्षक भाग लेता है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन संकरण के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। खाली कक्षक जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आधा भरा कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, या पूरा भरा कक्षक भी संकरण में भाग ले सकता है। अतिव्यापन से ये नियम थोड़ा अलग है। अतिव्यापन में हमने आपको बताया था कि अतिव्यापन उसी कक्षक का होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन संकरण के लिए नियम ऐसा नहीं है। संकरण में आपका आधा भरा कक्षक, पूरा भरा कक्षक या खाली कक्षक भी संकरण में भाग ले सकता है। अतिव्यापन के दौरान आपको पता नहीं चलता था कि आकृति कैसी बनेगी या बंध कोण कैसा बनेगा, लेकिन जब संकरण आपको स्पष्ट हो जाता है तो उसमें आपको बंध कोण और आकृति दोनों आपको पता चल जाता है। इसी तरह से जब संकरण में कक्षक जो मिलते हैं वो एक नए विन्यास को लेते हैं। विन्यास का मतलब है त्रिविम, X, Y, Z। उनमें एक निश्चित कोण बनाते हुए वो एक निश्चित अभिविन्यास को वो ग्रहण करते हैं। तो ये आपके क्या थे? संकरण के नियम। संकरण है, इसके नियम के बाद हम इसके प्रकार को लेते हैं। संकरण के प्रकार, संकरण के वैसे बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे आपका पहला संकरण है sp,
दूसरा संकरण का प्रकार होता है sp2, तीसरा संकरण का प्रकार है sp3, चौथा संकरण का प्रकार है आपका sp3d, पांचवा होता है sp3d2, अगला प्रकार है sp3d3, इसी का एक और भाग होता है dsp2। इतने तरह के संकरण अभी वैज्ञानिकों ने निकाले हैं। हम आपको आपकी कक्षा 11वीं में केवल 3 संकरणों का वर्णन है। पहला संकरण sp, दूसरा संकरण sp2, तीसरा संकरण sp3। बाकी जो आपके संकरण हैं ये आपकी कक्षा 12वीं में जो पहला पाठ है आणविक संरचना उसमें से और दिया गया है। पहले हम बात करते हैं पहला संकरण का प्रकार है हमारा sp। sp संकरण sp संकरण में आप नाम से जान रहे हैं, संकरण में एक s कक्षक और एक p कक्षक के बीच अगर संकरण होता है तो उस संकरण को हम sp संकरण कहते हैं। इससे हम एक अणु का बनना बताएंगे आपको। एक अणु हम लेते हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड। बेरिलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p0। अब हम इसका आद्य अवस्था जिसको हम मूल अवस्था या इसी को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। आद्य अवस्था का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हमने सबसे पहले लिखा 1s, दूसरा लिखा हमने 2s, इसके साथ आपका 3 आपके कक्षक हैं 2px, 2py, 2pz। 2p जिसमें हमारा 2px है, दूसरा 2py है और तीसरा 2pz है जिसको हम सम्मिलित रूप से 2p कक्षक कहते हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहें तो आप भरते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप सीधा ऐसा भरते हैं, 2 एक साथ भर दिया, ऐसा नहीं भरता। इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा क्रम से भरिएगा, तीसरा चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब संकरण जब होता है तो एक अवस्था होती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था या इसी को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसमें 1s चूंकि भीतरी कक्षा है, इसका किसी तरह से संकरण में भाग नहीं रहता है। 2s और 2p ही संकरण में भाग लेते हैं। तो हमने लिखा 1s अपनी मूल अवस्था में ही है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर या उत्तेजित होकर इसको एक ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को वो ग्रहण करके 2px में चला जाता है। इसके बाद तीसरी अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं संकरित
अवस्था। संकृत अवस्था में 1s अपने मूल अवस्था में ही रहेगा चूंकि ये भीतरी कक्षक है। 2s इसको आप बनाएंगे जब परीक्षा में, तो हम चूंकि संकरण का टाइप देख लीजिए sp है, 2s और 2px आपस में मिल जाएंगे, तो हमने इसको टूटे हुए लाइन या डैश डैश लाइन से दो कक्षकों को मिला दिया आपस में। और इससे हम नाम देंगे, ना S नाम रखेंगे इसका, ना P, हम इसका एक नाम रख दिए SP संकृत कक्षक, जिसको हमने डैश लाइन से दर्शाया है। इसमें अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दो मिले हैं, एक S का और एक P का, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस संकृत कक्षक में चले गए। अब आपके दो जो px और py हैं, इन्हें भी हम दर्शा देंगे। ये हमारा 2py था और ये हमारा 2pz था, जो रिक्त है और असंकृत है, ये संकरण में भाग नहीं लिया है। फिर से हम इसको लेते हैं। हमने पहले मूल अवस्था लिया 1s2 2s2, उत्तेजित अवस्था लिया तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2px में कूदकर चला गया। उसके बाद हम संकृत अवस्था लेते हैं तो 2s और 2px अपना अस्तित्व खो देते हैं, इनका नाम हो जाता है, दो मिले हैं तो दो नए संकृत कक्षक बने हैं जिसको हमने डॉटेड लाइन से दर्शाया है। 2py 2pz यहाँ पे असंकृत कक्षक है जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया है। अगर हम इनके आकृति के हिसाब से देखें तो हमारा पहला था 2s, दूसरा हमारा था 2px। अब ये दोनों जब आपस में मिश्रित हो जाते हैं तो दो नए कक्षक बना। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, संकृत कक्षक का एक लोब बड़ा होता है, दूसरा लोब छोटा होता है। तो पहली कक्षा हमारी बनी, ये पहला sp संकृत कक्षक और ये हमारा है दूसरा sp संकृत कक्षक। फिर से देखते हैं, पहला लोब यहाँ से यहाँ तक और ये दूसरा लोब, ये दो संकृत कक्षक आपके बने हैं। अब इसमें हमने पहले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन डाला sp संकृत में और दूसरे कक्षक में भी हमने क्या डाला है, एक इलेक्ट्रॉन। ये किसका परमाणु है, इसको हम दर्शा देते हैं, ये किसका परमाणु है, बेरिलियम का। अब हमको क्या बनाना है, बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो आपको मालूम होना चाहिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p5 को मैं अगर तोड़ के लिखूं तो 3px2 3py2 और 3pz1। सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, केवल किस में अयुग्मित है, 3pz में। तो अगर हम क्लोरीन को लेते हैं, पहला क्लोरीन का परमाणु, इसका हमने लिया, ये हो गया इसका 2px, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ये हमारा हो गया 2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बना रहे हैं 2pz, ये हमारा 2pz है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। कहने का मतलब इसके sp बेरिलियम के sp संकृत कक्षक के साथ क्लोरीन के 2
2pz कक्षक ने अक्षीय अतिव्यापन किया। कौन सा अतिव्यापन है? अक्ष से मिल रहे हैं, दोनों एक ही अक्ष से मिल रहे हैं, तो अक्षीय अतिव्यापन हुआ। तो यहाँ पे कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध। कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध। अगर हम दूसरा क्लोरीन का परमाणु लेते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, ये क्लोरीन का 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का 2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्लोरीन के 2pz के साथ इसने फिर से क्या बनाया? अतिव्यापन किया, और फिर से ये क्या बनाएगा? सिग्मा बंध। अब इस sp कक्षक जो है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले एक एक था, अब कैसे हो गए? वो युग्मित हो गए। तो हमारी कौन सी संरचना बन गई है? बेरिलियम की डाई क्लोराइड। और क्लोरीन के भी देखिए सारे अष्टक 8 हो गए हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन कम था, 8 हो गया, उसको बेरिलियम के साथ वह इलेक्ट्रॉन मिल गया। अगर हम इसको अलग रूप से दर्शाना चाहें तो एक चित्र और बना सकते हैं हम इसका। यहाँ पे चूंकि आकृति देखिए लीनियर है, ये आपका था बेरिलियम, यहाँ पे बन रहा है कौन? क्लोरीन जुड़ा है यहाँ से, और यहाँ से भी कौन जुड़ा है? आपका क्लोरीन। इस एंगल को या कोण को मापेंगे तो ये कोण कितना होगा? 180 अंश। यहाँ पे जो अंश बनेगा, कोण जो बनेगा, दोनों कक्षकों के लोब के बीच की दूरी, ये कितने अंश की होगी? 180। आकृति आपको कैसा दिख रहा है? एक सीधी लाइन दिख रही है, तो इस आकृति को हम कौन सी आकृति बोलेंगे? रेखीय आकृति। फिर से देखिए, संकरण में कोण बना है कितने अंश का? 180 अंश का। आकृति आपको कैसे दिख रही है? रेखीय, जिसमें बीच में क्या है? आपका बेरिलियम, और इससे जुड़ा है क्लोरीन का pz ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल रेखीय रूप से। दूसरा इसी का चित्र और हम बना सकते हैं। हमने लिया बेरिलियम, पहला बड़ा लोब, छोटा लोब, फिर बड़ा लोब, ये sp संकृत कक्षक है, और ये हमारा हो गया पहला क्लोरीन, इसने ऐसा बंध बनाया, और इसने 2pz के दूसरे क्लोरीन ने इस तरह से बंध बनाया। यहाँ पे सिग्मा बंध बना, यहाँ पे भी सिग्मा बंध बना। यहाँ पे एंगल कितने अंश का हो गया? 180 अंश का हुआ, और आकृति आपको देखने को मिल रहा है रेखीय। अगर हम पूर्ण रूप से इसको दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे? sp संकरण में क्या क्या देखने को मिला हमको? पहला प्रकार कौन सा था? बेरिलियम क्लोराइड का। बेरिलियम क्लोराइड में कौन सा संकरण हमको देखने को मिला? sp संकरण। प्रकार कौन सा था? टाइप हमारा क्या था? बेरिलियम क्लोराइड में संकरण sp संकरण। दूसरा इसमें आपने देखा आकृति या शेप, कैसा था आकृति? कैसा आकृति बना है? रेखीय आकृति, जिसको हम लीनियर शेप भी कहते हैं। और तीसरा इसमें प्रकार, आकृति, उसके बाद आप देखिए कोण कितने अंश का बना है? तो कोण कितने अंश का बना है? 180 अंश का। और बंधों की संख्या, बंध का प्रकार, बंध की संख्या देखते हैं तो कितने बंध बने हैं? कितने बंध बने हैं? एक सिग्मा बंध और दूसरा सिग्मा बंध। एक क्लोरीन के साथ सिग्मा बंध, दूसरे के साथ भी सिग्मा बंध। तो बंध की संख्या है 2 सिग्मा बंध। अगला हम इसमें देखते हैं लक्षण। ये लक्षण या कैरेक्टर किसको बोलते हैं? इसमें देखिए S 1 है, P 1 है, कुल कक्षक कितने हैं? 2। अगर हम इसमें S का प्रतिशत कितना था या P का प्रतिशत कितना है इसको निकालना चाहें तो आप
100 ले लीजिए, हमारा 100% है, मान लीजिए sp का मतलब 1s धन 1p, टोटल कितने हुए 2। 100 को आप 2 से भाग देंगे, 100% को तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 50। तो हम बोल सकते हैं चूंकि s 1 था तो इसका भी 50% लक्षण है होगा इसमें, और चूंकि p भी 1 है तो इसका भी कितना प्रतिशत लक्षण होगा इसमें 50%। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p0। संकरण का प्रकार होता है इसमें sp संकरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान अवस्था में 1s2 2s2 2px0 2py0 2pz0। जब एक्साइटेड होता है तो यहाँ पे 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद जाता है 2px में। इस तरह से sp 2s और 2px आपस में मिश्रित हो जाते हैं, दो कक्षक, एक s और एक p, sp संकृत कक्षक बनाते हैं। sp संकृत कक्षक को अगर हम देखें तो ये आपका 2s 2px दोनों एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, बड़ा लोब और छोटा लोब मिलाकर एक रेखीय कक्षक को जन्म देते हैं या रेखीय आकृति को दर्शाते हैं, जिसमें एंगल या कोण होता है वो 180 अंश का होता है। अब इस कक्षक में sp संकृत कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ क्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल अक्षीय अतिव्यापन करता है और सिग्मा बंध बनाता है। पहले क्लोरीन के साथ सिग्मा बंध और दूसरे क्लोरीन के साथ भी यह सिग्मा बंध बनाता है। इस तरह से हम देखते हैं प्रकार sp। आकृति थी हमारी रेखीय लीनियर शेप जिसको हम कहते हैं। चूंकि लीनियर शेप में 180 का कोण बनता है, यहाँ पे भी बना है। बंध की संख्या 2 सिग्मा बंध है और लक्षण इसका s 50% और p है आपका 50%। इस तरह हमने sp संकरण को पढ़ा। धन्यवाद।